Hello student, welcome to the Aryantam Academy YouTube channel. So student, today we will talk about the Ohm's law and resistance offered by the conductor. Okay, तो last lecture में हमने ये पढ़ा था कि if a potential difference is developed between the two terminal of any conductors of given length and area of cross section, then the current is produced. आपने ये भी देखा होगा that current can produce due to the drifting of electrons in the influence of external electric field offered by the cell. तो जब सेल के दो टर्मिनल को हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो उन कंडक्टर्स के टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग और इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट होने से एक करंट बनता है. बट हमें यहाँ पर समझना क्या कि क्या कितना पोटेंशियल देने पर कितना करंट बनता है. इसका मतलब आप ऐसा समझे कि आपने मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड, कि अगर आपने 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, डेवलप किया बिटवीन द टू टर्मिनल, एंड इफ यू आर ऑब्टेनिंग 20 एम्पियर ऑफ द करंट, तो कुछ में कुछ ऐसा है कि 100 के बदले आपको 20 मिला. व्हेन वी डोंट टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, आपको 100 के बदले 100 मिलता, एक अलग बात थी. आपको 100 के बदले 90 मिलता, तब भी कुछ अलग बात थी. यानी यहां पर हमें क्या समझना है, मैग्नीट्यूड इज डिफर्स. That means the potential, the magnitude of potential and the magnitude of current is different. So now this difference has the properties of that material. ये जो difference produce होता है वो properties of the materials होता है, and that properties of the materials is basically termed as resistance caused by the material. तो हमें वही चीजें समझना है कि रेसिस्टेंस का क्या अपना सिग्निफिकेंट होता है, and how we are going to discuss about the resistance offered by the conductor. Okay, तो Ohm's law का स्टेटमेंट क्या था ये तो समझिए. Ohm's law ने क्या कहा कि at all physical state of conditions, that means अगर आपने प्रेशर कंट्रोल किया, आपने ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया, आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया, और फिर दो टर्मिनल में आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, तो करंट ऑफर्ड होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. लेकिन जो करंट और पोटेंशियल का रेशियो होगा that will be the always constant with respect to the conductors. अगर मटेरियल कांस्टेंट है तो यहाँ पर वही चीज हमें समझना है. ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, राइट ना. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the current produced by, it states that the current produced by the conductor, the current produced by the conductors at all set of conditions, at all set of conditions at constant temperature, pressure, humidity, then the current is directly proportional to, then the current is directly proportional to the potential difference offered, राइट ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑफर्ड होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट ना, बिटवीन द टू टर्मिनल. इसका मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कराएंगे, जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे दोनों टर्मिनल के बीच में, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, आप देखेंगे अगर ये आपके पास कंडक्टर है और इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर VA पोटेंशियल है, यहाँ पर VB पोटेंशियल, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो डेल्टा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक करंट ऑफर्ड हो रहा है. सो दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. मतलब जितना पोटेंशियल आप डेवलप करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द V. देन प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट का रिक्वायरमेंट होता है. देन वी कैन राइट I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू पोटेंशियल. तो जो कांस्टेंट है यहाँ पर वो क्या होगा, 1/r होगा. वो क्या होगा, 1/r होगा. सो दैट I इज इक्वल टू 1/r इनटू V. रेजिस्टेंस को इधर भेज दीजिए, देन IR इज इक्वल टू V. दैट इज योर ओम्स लॉ, राइट ना. तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आपके पास है, और वो तीन सिग्निफिकेंट कौन कौन सा है.
पोटेंशियल है, करंट है और रेसिस्टेंस है। तीन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी अगर है यहाँ पर, तो इन तीनों सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उस रिलेशन को हम ट्रायंगल पर समझ सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट है V, दूसरा सिग्निफिकेंट I, तीसरा सिग्निफिकेंट R। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, when I multiplied by the resistance then you will get potential, when potential divided by the current then you will get the resistance, when potential divided by the resistance then you will get the current, right ना। तो ये चीजें हैं आपके पास, V is equal to I into R, ये है आपके पास V divided by R is equal to I, और ये है आपके पास V divided by I is equal to R। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके पास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। I think so, last word is not coming, okay now, ठीक है, गुड। ओके, तो यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन जो है उससे आगे बढ़ते हैं। वी गॉट अ रिलेशन V is equal to I R, where R is equal to resistance। R क्या आपके पास, रेसिस्टेंस। तो क्या होता है ये रेसिस्टेंस, ये चीजें हमें समझना है, राइट ना। तो रेसिस्टेंस देखिए क्या होता है, हम लोग इसे कहें क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current, the properties of materials which opposes the flow of current at constant temperature, is called resistance, right ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है जो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर से भी अफेक्ट होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी अफेक्ट होगा, वो चीज हम अभी समझेंगे। बट अभी पहले ये यहाँ पर क्या देखना है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, मतलब जितना चलना चाहिए उसको उतना नहीं चलने देता, रोकता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, एक अपोजिंग, मतलब आप कह सकते हैं ना कि मटेरियल के बीच में, जैसे व्हेन वी मूव ऑन द सरफेस देन देयर इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेग एंड द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस जो है वो मटेरियल का एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को इलेक्ट्रॉन के मोशन के द्वारा ही अपोज करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, उसके आगे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके पीछे तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो देयर आर क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करेगा, वो अपोजिंग फोर्स ही हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। वो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो मोशन को जब अपोज करता है वो होता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पर इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो मोशंस के कारण या उसके फ्रिक्शंस के कारण या रिपल्सन के कारण जब अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब इसी रेसिस्टेंस को हम ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन से समझ सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था दो तीन इक्वेशंस, हमें सबकी रिक्वायरमेंट होगी, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा V is equal to I R, और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ रखा है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, I is equal to, आपने रिलेशंस पढ़ा होगा, I is equal to होता है NEVDA, और आपने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equal to EE by m into tau, राइट ना। ये रिलेशंस हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो एक तो आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पढ़ा होगा, एक आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन आपने पढ़ा होगा। अगर हम इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 व्हाट वी कैन राइट, दैट I is equal to NEVD के जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, EE tau by m into a। अब ये E और E स्क्वायर हो जाएगा, देन क्या आ गया, NE स्क्वायर tau a by m into इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज और आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर ये वैल्यू रख दें, देन वी गॉट I is equal to NE square tau a by m into v by l। अब देखो, अब हमें करना क्या है, करंट को इधर भेज देना, बाकी चीजों को इधर भेजें। तो करंट को इधर भेजिए, बाकी चीजों को इधर भेजें, तो क्या आ जाएगा, ml by
एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इज इक्वल टू वी बाई आई। और हम लोग यहां से पढ़ सकते हैं, यहां से हम लोग देख सकते हैं वी बाई आई इज इक्वल टू रेसिस्टेंस है। तो जो मटेरियल हमें मिल रहा है यहाँ पर वो क्या होगा, रेसिस्टेंस, यानी जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सो फ्रॉम दैट रिलेशन वी कैन से दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब इसमें से भी कुछ चीजें हैं जो वेरिएबल है और कुछ चीजें जो है वो कांस्टेंट है। अब क्या क्या कांस्टेंट है, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कांस्टेंट है इफ द टेंपरेचर इज कांस्टेंट, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द वेरिएबल क्वांटिटी। तो जो कांस्टेंट है उसको फिर से हम सेपरेट करते हैं। देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू m n e square tau into L by A and that is your material constant। ये कौन सा कांस्टेंट है, material constant है, and this material constant is called resistivity of the material। then from that expression we can say that R is equal to rho into L by A। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड, ये आ गया आपके पास थर्ड, यहां पर आ गया आपके पास इक्वेशन फोर्थ। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, मतलब इसको थर्ड बना देता हूं, इसको थर्ड बनाता हूं, कंपेयर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। कंपेयर करने पर क्या आ गया, रो इज इक्वल टू m n e square into tau। so this is your resistivity of the material and this is your resistance of the material। so by using this expression we can find the material constant। तो रो जो है आपके पास क्या है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। इसके बेसिस पर हम लोग रेसिस्टेंस समझ सकते हैं, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर होगा, आई होप सो, राइट ना। चलो ओके स्टूडेंट, तो आपको यहां तक समझ में आ गया है ना। दिस इज योर रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n is the number of charge carrier, E is the charge of electrons, tau is the relaxation time period। ओके, तो किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस पर कुछ बातें आपको समझना, क्या क्या चीज देखो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेसिस्टेंस। तो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेसिस्टेंस में सबसे पहला चीज देखिए क्या है, अगर हम लोग लिखते हैं R is equal to rho into L by A, then we can write resistance directly proportional to the length, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट ना। तीसरा आप रो को अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट बताते हैं तो तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्योंकि अगर कॉपर का एलिमेंट है तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, राइट ना, लेकिन अगर सिल्वर लगा दिया तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। अब ये बात अलग है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन करके दो डिफरेंट मटेरियल की रेसिस्टिविटी को एक बना सकते हैं इन केस ऑफ मेटल, राइट ना। तो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रो भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। आपने मटेरियल चेंज किया तो रो चेंज हो गया। सो दिस इज द resistance depends upon the length of the conductor, resistance depends upon the area of cross section of the conductor, resistance depends upon the rho। अब ध्यान दें देखिए यहाँ पर that rho depends upon the number of electrons या number of charge carrier per unit volume। क्योंकि मेटल अलग है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अलग हो जाएगा। लाइक जैसे सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, गोल्ड के लिए आप 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लेते हैं, आयरन के लिए आप 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेंगे पर एटम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफर करेगा तो उस कंडीशंस में जो रेसिस्टिविटी होगा वो बदल जाएगा। इसलिए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसलिए हम रेसिस्टेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज समझिए, ये फैक्टर्स है, इसके बेसिस पर आपको कुछ बातें और समझना है। लाइक जैसे देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट आपका हो गया ओम। ओम लिख सकते हैं आप। सिंबल क्या होता है ओम के लिए, व्हाट इज द सिंबल, इसको लिख सकते हैं उल्टा लोटा, इस तरीके से होता है, राइट ना। लोटा को उल्टा कर दीजिए ओम हो जाएगा, है ना। ओके, इसको रेसिस्टेंस को किस तरीके से लिखते हैं, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये रेसिस्टेंस होता है,
राइट। अच्छा, वेरिएबल रेसिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? वेरिएबल रेसिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? तो वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, राइट ना। या फिर रियोस्टेट एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है। रियोस्टेट कैसे बनाते हैं? तो रियोस्टेट आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। या फिर रेसिस्टेंस बॉक्स कैसे बनाते हैं? रेसिस्टेंस बॉक्स, तो रेसिस्टेंस बॉक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, राइट ना। इसमें कुछ ओम होता है, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके के रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम, सिंबल उल्टा लोटा जैसा ऐसा लिख सकते हैं आप। रेसिस्टेंस जो हो गया इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस के ऊपर एक एरो लगा दीजिए। रियोस्टेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज दैट यू मस्ट बी नो। अच्छा, एक चीज और समझिए यहाँ पर, अगर रेसिस्टेंस है तो इस कंडीशंस में उसके डायमेंशन फार्मूला को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो भी चीज आपको समझना हो कि व्हाट विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दैट रेसिस्टेंस, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके। ओके, तो अब हम लोग कुछ बेसिक चीज देखेंगे आगे कि हाउ यू विल कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द डिफरेंट कंडीशंस। कि अलग अलग मटेरियल है आपके पास या फिर सेम मटेरियल है, किस तरीके से आप रेसिस्टेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से बेसिक चीजों को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए पहला चीज क्या कंडीशन है, ऐसा ध्यान दीजिए। आपके पास एक मटेरियल है, कॉपर का मटेरियल मान लेते हैं, कॉपर है, ठीक है। और ये भी आपके पास यहां से यहां तक लेंथ है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो A1 मान लेते हैं इसको, राइट ना। और इसको हम बना लेते हैं, ये आपका दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और यहां पर है लेंथ L, और ये भी कॉपर ही है, यहां पर भी कॉपर ही है। तो कॉपर है तो उस सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, यानी कॉपर इसका रेसिस्टिविटी रो, इसका भी रेसिस्टिविटी रो होता है। देन इस सिचुएशंस में इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दैट R1 इक्वल टू रो इनटू L बाय A1, एंड यहां पर कंपेयर करेंगे तो R2 इक्वल टू रो इनटू L बाय A2। अब कंपेयर करना है R1 और R2 का। व्हेन वी कंपेयर R1 बाय R2 देन वी कैन राइट रो इनटू L बाय A1 डिवाइडेड बाय रो इनटू L बाय A2। रो कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया, अब आपके पास बचा क्या, A2 बाय A1। यानी यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कंपेयर करने पर डायरेक्ट क्या मिलेगा आपके पास रिलेशन, R1 बाय R2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। क्लियर है? यानी कि इस तरीके से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है आपके पास कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका कि रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को बढ़ा दें या घटा दें, बढ़ा दें या घटा दें, दैट विल बी द रिलेशंस। एक नोन है दूसरा अननोन है, राइट ना। इस तरीके से हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस से दैट कि इस सिचुएशंस में आपके पास 8 ओम गिवन है, यहां पर एरिया को आपको क्या कर दिया गया है 2a, देन फाइंड R2, यानी R2 फाइंड आउट करना है। अगर R2 फाइंड आउट करना है तो रिलेशन क्या आता है हमारे पास, R1 by R2 is equal to A2 by A1। then have this, देखिए अकॉर्डिंग टू दैट कांसेप्ट पहले कंडीशंस में रेसिस्टेंस 8 ओम है, अगर इसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स बढ़ा दिया देन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देन ध्यान देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, R1 by R2 is equal to A2 by A1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए देन क्या आ जाएगा, R1 into A1 by A2 is equal to R2, राइट ना। अब R1 देखिए कितना है 8 ओम into A1 A था, A2 कितना है 2A है, देन आप खुद देख लीजिए कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 4 ओम। So that is the 4 ohm. So resistance of this conductor will be 4 ohm. तो कंडीशंस क्या था देखिए, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या आ गया, लेंथ एंड मटेरियल इज सेम, लेंथ एंड मटेरियल इज सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट। तो कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो कंडीशंस होगा दैट रेसिस्टेंस
R1 by R2 is equal to A2 by A1। यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट बट द लेंथ इज डिफरेंट। इस पर लेंथ डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल सेम। यानी कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेंथ डिफरेंट। यानी इसका लेंथ है L1 मीटर, मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और दूसरा एक मेटल है, ऐसा मान लेते हैं, इसका लेंथ हो गया L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से A, देन सिचुएशंस के हिसाब से इसका रेसिस्टिविटी है R, देन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, रो इनटू L1 बाय A, एंड R2 इज इक्वल टू रो इनटू L2 बाय A। अब कंपेयर करेंगे यहां से R1 बाय R2 इज इक्वल टू, देन क्या हो जाएगा, रो L1 बाय A डिवाइडेड बाय N स्क्वायर, N स्क्वायर क्या हो जाएगा, A बाय रो इनटू L2, A से A कट गया, रो से रो कट गया, देन क्या आ जाएगा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। यानी यहां पर क्या होगा, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा चीज देखिए यहां पर, तीसरा हमारे पास क्या कहता है, इस बार मान लेते हैं कि आपके पास मटेरियल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल डिफरेंट, राइट ना। या फिर ऐसा मान लो मटेरियल इज सेम बट लेंथ and area of cross section is different, length and area of cross section is different, area of cross section is different। अगर ये अलग, मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन, राइट ना, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर मटेरियल तो कांस्टेंट है बट लेंथ और एरिया दोनों अलग अलग है, देन सिचुएशंस के हिसाब से ऐसा मान लेते हैं कि ये है आपके पास A1 है और यहां से L1 है, राइट ना। यहां पर मान लीजिए ये L2 है और यहाँ पर A2 है, लेकिन ये भी रो है और ये भी रो है, देन यहाँ से क्या जाएगा, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाय A2। अब कंपेयर करेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल क्या जाएगा, रो L1 बाय A1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं A2 बाय रो इनटू L2, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, अरेंज कर देते हैं R1 by R2 is equal to L1 by L2 into A2 by A1। यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस रेशियो में लेंथ चेंज हुआ, मल्टीप्लाई करना है किस रेशियो में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए, ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, क्रॉस सेक्शन इज सेम बट मटेरियल इज डिफरेंट। इस बार आपके पास मटेरियल अलग अलग है, मटेरियल इज डिफरेंट, राइट ना, तो मटेरियल अलग अलग है, देन कंडीशंस क्या हो गई समझिए, इफ द मटेरियल इज डिफरेंट, राइट। तो ध्यान से देखिए, कंपेयर करते हैं, लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, मटेरियल है आपका कॉपर का, जहां पर रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो। अच्छा, आपके पास है दूसरा मटेरियल है सिल्वर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लेंथ है आपके पास L मीटर, राइट ना। तो दैट देखिए A और L कांस्टेंट है, A L और L कांस्टेंट है, लेकिन इस बार क्या है आपके पास मटेरियल अलग अलग है, तो इसकी रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी, इसकी रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी। तो उस सिचुएशंस में हम किस तरीके से रेसिस्टेंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां से R1 इज इक्वल टू रो 1 इनटू L बाय A और यहां पर R2 इज इक्वल टू रो 2 इनटू L बाय A। अब सिचुएशन समझिए क्या कि दोनों का रेशियो अगर निकाल रहे हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू रो 1 इनटू L बाय A डिवाइडेड बाय रो 2 इनटू L बाय A, लेंथ बाय A कैंसिल आउट हो गया, देन क्या आ गया आपके पास R1 by R2 is equal to रो 1 by रो 2। तो जिस तरीके से रेसिस्टिविटी का रेशियो निकलेगा उसी तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चार कंडीशन था। पांचवा कंडीशन देखिए क्या होता है, ये पांचवा चीज क्या होता है, एक ही कंडक्टर है, उसी कंडक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं,
करते हैं क्या कि मान लो क्या कि ये है आपका मेटल कंडक्टर और इस कंडक्टर के लेंथ को इसी से खींचना है। जब इसके लेंथ को इसी से खींचेंगे तो ये क्या होगा, थिन होता जाएगा, लेकिन लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर इसी में से लेंथ को खींचना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी चेंज हो रहा है। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो कुछ अलग कंडीशंस होगा कि मतलब हम दूसरा चेंज नहीं करना चाह रहे बट ये चेंज हो जा रहा है। या फिर इसी को ऐसे फोल्ड करके मोटा कर देंगे तो इसका थिकनेस अगर बढ़ेगा तो इसका लेंथ घटेगा। तो दो कंडीशंस हैं, यानी कंडीशंस क्या देखें यहां पर कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस section or length is changed from the conductor। अब इसमें कितना गुना या कितना पर डिपेंड करता है कि आधा खींचेंगे तो क्या होगा, लेंथ को आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर दिया तो लेंथ 2 गुना हो जाएगा, है ना। या फिर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 गुना कर दिया तो लेंथ आधा हो जाएगा। तो उस कंपैरिजन में क्या हम लोग लिख सकते हैं, सेम कंडीशन है। उस कंपैरिजन में भी आपके पास वही कुछ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये है आपके पास L1 और ये है आपके पास A1 और ये है रो। अच्छा, इसी में से खींचना है यानी पतला कर देना है। अगर इसी में से खींचना है तो क्या होगा, कितना खींचा उसके कारण लेंथ भी बढ़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, राइट है। अब इस सिचुएशंस में R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इनटू L1 बाय A1 एंड R2 इज इक्वल टू रो इनटू L2 बाय A2। अब ध्यान कर देना, देखो यहां से इसको अगर देखेंगे R1 इज इक्वल टू रो इनटू L1 बाय A1 डिवाइडेड बाय R2 करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं उल्टा, A2 बाय रो इनटू L2, ये कैंसिल आउट हो गया। देन ध्यान दीजिएगा, देखिए R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, L1 बाय L2 इनटू A2 बाय A1, यानी सेम कंडीशंस। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या होगा, जैसे देखो लेंथ को 2 गुना कर दिया तो L1 L है और L2 2L हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप आधा हो जाएगा, तो ये A/2 हो जाएगा, ये A हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको समझ लिया। 75% लेंथ खींच दिया, अगर लेंथ को 75% खींच दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 75% घट जाएगा। वो उस तरीके से गिवन होगा आपके हिसाब से क्वेश्चंस में, और उसके बेसिस पर हम लोग कंपेयर करके रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर्स एंड देयर कंपैरिजन। क्लियर है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें और इसी प्रकार जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।